गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के बारे में समझाया था। आप अपनी स्क्रीन पर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की स्टेजेस को देख रहे हैं, जिसमें बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद को ही प्रथम कोशिका अगुणित गुरबीजाणु, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका अगुणित गुरबीजाणु या हैप्लॉइड मेगास्पोर होती है। सक्रिय तथा क्रियाशील मेगास्पोर आकार में वृद्धि के द्वारा न्यूसेलस के ज़्यादातर भाग को घेर लेता है। मेगास्पोर के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो संतति केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और दूसरा केंद्रक निभाग की ओर पहुंचता है। दोनों संतति केंद्रक में पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनते हैं। भ्रूण कोश के दोनों ध्रुव, निभाग एवं बीजांड द्वार छोर से एक एक केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य की ओर गति करते हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक एक दूसरे के साथ जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बीजांड द्वार एवं निभाग की ओर 3-3 केंद्रक शेष रहते हैं। बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाले 3 केंद्रक एग अपरेटस को और चलाजा की ओर पाए जाने वाले 3 केंद्रक एंटीपोडल सेल्स को बनाते हैं। एंटीपोडल सेल्स को प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं और एग अपरेटस के बीच में बड़ी एग सेल या अंड कोशिका होती है, जिसके दोनों ओर साइड में कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सिनर्जेट्स या हम हेल्पिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से अंड कोशिका फीमेल गैमीट भी कहलाती है। सहायक कोशिकाएं निषेचन के समय परागनलिका का पथ प्रदर्शन करने का कार्य करती हैं। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कोई विशिष्ट कार्य नहीं करती। ये कोशिकाएं कुछ समय के बाद क्षीण हो जाती हैं। सामान्यतः फीमेल गैमेटोफाइट 7 कोश की अर्थात 7 सेल्ड और 8 केंद्र की मीन्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स जो 3 सेल्स दिख रही हैं और नीचे की तरफ सिनर्जिड्स और एक एग सेल है। बीचों बीच पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल उपस्थित है। इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक में 8 केंद्रक और 7 सेल, इस तरह से इस यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं मेल गैमेटोफाइट का निर्माण अर्थात मेल गैमीट का निर्माण और फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमीट का निर्माण। इस प्रकार से जब पराग कोश के अंदर पराग कणों का विकास हो जाता है, तो अब ये पराग कण किसी भी माध्यम से या स्वयं ही वर्तिकाग्र पर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो आज के अगले टॉपिक में हमें पॉलिनेशन या परागण के बारे में पढ़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। कोशिश करिएगा कि पूरी बात आप ध्यान से सुने और फिर इसको समझें। तो आज है नया टॉपिक परागण या पॉलिनेशन। परागण से आप पहले से परिचित हैं। किसी पुष्प के पराग कोशों अर्थात पुंकेसरों से मुक्त पराग कणों मीन्स पॉलिन ग्रेन्स का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। इस प्रकार से पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को
परागण कहा जाता है। परागण के परिणाम स्वरूप या परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल में चिरलग्न रहते हैं, जैसे बैंगन में बाह्य दल लगा रहता है। अर्थात पुष्प के सहायक अंग नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है और उसमें जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बायोलॉजी की लैंग्वेज में फल क्या है, तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। अब ये परागण होता कैसे है और कितने प्रकार का होता है इसे समझना आवश्यक है। तो परागण के प्रकार की बात की जाए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो परागण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थात परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हमें समझना है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण नाम से स्पष्ट है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इसे स्वपरागण कहा जाता है। इस प्रकार स्वपरागण उभयलिंगी या द्विलिंगी, हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल पुष्पों में एक ही पादप के दो एकलिंगी पुष्पों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। इस तरह से स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। पहला है स्वक युग्मक अर्थात ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इसे स्वयुग्मन कहते हैं। मीन्स एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। द्विलिंगी का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएं। यह भी कई प्रकार का हो सकता है। पहला है होमोगैमी या समकालपक्वता। इसको समझ लीजिए क्या होता है होमोगैमी। पुष्प का परागकोश तथा वर्तिकाग्र जब एक ही समय में मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब उसे कहा जाता है होमोगैमी। मीन्स पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व हों तब उसे होमोगैमी कहा जाता है। जैसे सदाबहार, गुलाबांस आदि में होमोगैमी होती है। दूसरा है बड पॉलिनेशन या कलिका परागण। इस प्रकार के पुष्पों में परागकण पुष्प के खिलने से पहले अर्थात कली अवस्था में ही परागण की क्रिया हो जाती है, फूल खिलता नहीं है। जैसे अलसी, धान, मटर, टमाटर, तंबाकू, गेहूं आदि में बड पॉलिनेशन होता है, कलिका परागण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होती है, इसको हम हिंदी में निमिलता भी कहते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं, जब खिलेंगे नहीं, पुष्प खुलेगा नहीं, तो इनमें केवल स्वपरागण ही हो सकता है, उनमें केवल स्वपरागण ही हो सकता है। अर्थात कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो नहीं खिलते हैं। इन पुष्पों को हम निमिलिल या अनुनिमिल परागकणी पुष्प या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण मुक्त होकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मूंगफली में अरैकिस, खट्टी बूटी यानी ऑक्जेलिस, कनकौवा, कोमेलाइना आदि में क्लिस्टोगैमी होती है। दूसरा आता है समजात पुष्पी परागण, जिटेनोगैमी।
जिटेनोगैमी को भी हमें समझना है। जिटेनोगैमी क्या है? जिटेनोगैमी जब एक पुष्प के परागकण, इसको हिंदी में सजात पुष्पी भी कह सकते हो, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्धिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी परागण कहते हैं। अब आता है स्वपरागण से लाभ क्या है। तो स्वपरागण पुष्पों में एक आसान और निश्चित घटित होने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। दूसरा, इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा का उपयोग होता है। चौथा, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण वही होते हैं, पैतृक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होने पाता। दूसरा, स्वपरागण से लाभ हो सकता है कि स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर परागकण खराब नहीं होने पाते, कम ही परागकणों में इनका काम चल जाता है। तो इस तरह से स्वपरागण के लाभ हैं। लेकिन जहाँ एक और स्वपरागण से लाभ हैं, वहीं स्वपरागण से हानियाँ भी हैं। जैसे कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज जो उनकी क्वालिटी होती है वह उत्तम श्रेणी की नहीं होती है, अर्थात उच्च क्वालिटी के बीज नहीं प्राप्त होते हैं। और दूसरा, स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या कम होती है। मीन्स संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। और इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, आकार में छोटे तथा कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह से स्वपरागण जहाँ एक और लाभकारी है, वहीं इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। उसके बाद फिर आता है परपरागण। परपरागण क्या होता है? परपरागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन था, वैसे ही परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन या फिर हम एलोगैमी के नाम से जानते हैं। एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी को समझना है। जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार के परागण को परपरागण या एलोगैमी कहते हैं। परपरागण को हम परनिषेचन या जीनोगैमी भी कह सकते हैं। परपरागण एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव होता है। परपरागण की विधियों को समझना है, क्योंकि इस प्रकार के परागण की क्रिया उसी जात के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्धिकाग्र पर परागकणों को पहुँचने की होती है। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी, तथा एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर परागकणों को सफल बनाने के लिए या परागण क्रिया को सफल बनाने के लिए, परागकणों को पहुँचाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात परपरागण क्रिया को सफल बनाने हेतु कुछ साधन जरूरी होते हैं, और उन साधनों को हम परागण साधन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से परागण के साधन हो सकते हैं, इन्हीं साधनों के आधार पर हम परपरागण को 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला वायु परागण या एयर पॉलिनेशन, दूसरा जंतु परागण या एनिमल पॉलिनेशन, और तीसरा जल परागण या वाटर पॉलिनेशन।
तो इस प्रकार से पर परागण की क्रिया में अनेक प्रकार के साधन आवश्यक होते हैं, क्योंकि पर परागण की क्रिया प्रमुख कारक जैसे कि कीट, जंतु, वायु तथा जल के द्वारा संपन्न होती है। अगर परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है तब उसे हम एंटमोफिली, जब जंतुओं द्वारा होती है तो उसे जूफिली, और जब वायु द्वारा होती है तो एनिमोफिली, और जब जल के द्वारा होती है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। इनमें से कीट और जंतु जैविक कारक, लिविंग और बायोटिक कारक कहलाते हैं, जबकि वायु और जल अजैविक कारक या नॉन लिविंग और एबायोटिक, नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक कारक कहलाते हैं। अब हमें समझना है वायु परागण क्या होता है। वायु परागण जैसे नाम से स्पष्ट है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन को या पर परागण को वायु परागण के नाम से जाना जाता है, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं जिससे उनमें परागण की क्रिया आसानी से हो सके। तो वायु परागित पुष्पों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन्हें भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि पुष्प में वायु की सहायता से परागण की क्रिया हो रही है। तो कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जिनके कारण वायु के माध्यम से उन्हें परागण हो सके। तो पहली विशेषता होती है कि वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं, और ये रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होते हैं, क्योंकि इनमें वायु से परागण होना है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा है कि वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं, क्योंकि उनमें जब परागकण बनेंगे तो जब एक ही लिंग वाला होगा, नर पुष्प होगा, तो उसे मादा पुष्प की आवश्यकता होगी। तो प्राय एक ही लिंगी होते हैं और वो परागकण वायु के द्वारा दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचाने का काम करते हैं। पुष्प के अनावश्यक भाग जैसे बाह्य दल, पुंज एवं दल, इनमें बहुत छोटे होते हैं, जिससे परागकणों और वर्तिका के बीच रुकावट न बन सकें, और वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि वायु के झोंकों के साथ परागकणों का अधिकांश भाग इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाता है, और फिर थोड़े से परागकण ही वास्तविक परागण क्रिया में भाग ले पाते हैं। क्योंकि वायु के माध्यम से उड़ते हुए परागकणों को जाना होता है, तो बहुत सारे परागकण खराब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पुष्पों को बहुत अधिक संख्या में परागकणों को बनाना होता है। दूसरा, अगला, परागकण छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं, जिससे कि वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सकें। कुछ पुष्पों के परागकणों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो इन्हें वायु में उड़ाने में सहायक होती हैं, जैसे कि चीड़ के परागकण पंख युक्त होते हैं, पंख जैसे बन जाते हैं, जिसके कारण ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। अनेक ऐसे पौधे हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण क्रिया होती है। ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प के नाम से जानते हैं, जैसे गेहूँ, जई, मक्का आदि ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्पों में वायु के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायु परागण यानी एनिमोफिली में पुष्पों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ये आसानी से परागण की क्रिया, वायु द्वारा परागण की क्रिया
संपन्न कर ले जाते हैं। दूसरा फिर आता है जंतु परागण। जंतु परागण नाम से स्पष्ट है, पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए अनेक जैविक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे यह साधन कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, घोंघे हो सकते हैं, जिनके माध्यम से यह परागण की क्रिया हो सकती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर हम इसे कई भागों में बांट सकते हैं। जंतु परागण को कई भागों में बांट सकते हैं। उससे पहला है कीट परागण या एंटमोफिली। कीट परागण नाम से स्पष्ट है कि जब पुष्पों में परागण कीटों के माध्यम से होता है तब इसे कीट परागण के नाम से जानते हैं। अधिकांश पुष्पों में परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुंचते हैं। परागण करने वाले कीटों में प्रमुख रूप से मधुमक्खी, भौरा, शलभ, मक्खियाँ, बर्र आदि प्रमुख होते हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जैसे ही कीट किसी पुष्प पर बैठता है तब इनके रोम युक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तब इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे वायु परागित पुष्पों में विशेषताएं थी, वैसे कीटों से परागित होने वाले पुष्पों में भी ऐसी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे कि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। सबसे पहला आता है आकार, शेप, साइज एंड एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर्स। तो कीटों द्वारा परागित होने वाले पुष्प या तो आकार में बड़े होते हैं या फिर समूहों में मिलते हैं। जैसे सूरजमुखी, सनफ्लावर, जब पुष्प अकेले छोटे या छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं तो आकर्षण के अन्य साधनों से युक्त भी होते हैं। अर्थात पुष्प जब गुच्छों के रूप में पाया जाता है तो कीट इन्हें आसानी से दूर से ही देख लेते हैं। सूरजमुखी सबसे बढ़िया उदाहरण है। सूरजमुखी अकेला पुष्प नहीं है, यह पुष्पों का एक समूह होता है। इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम हेड या मुंडक या कैपिटुलम, हेड और कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार गेंदा भी अकेला पुष्प नहीं है, वो भी पुष्पों का समूह होता है। दूसरा रंग। अब कीटों को आकर्षित करना है तो इन पुष्पों के दल बड़े और चटकीले रंगों के होते हैं, जिसके कारण कीट इन पुष्पों की ओर आसानी के साथ आकर्षित होते हैं। तीसरा, कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष गंध भी होनी चाहिए। तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कीट परागित पुष्प प्रायः गंध उत्पन्न करते हैं। कुछ पुष्पों द्वारा दुर्गंध भी होती है। वो दुर्गंध हमारे लिए तो हो सकती है, लेकिन कीटों को वही पसंद आता है। जैसे स्वभोजी मक्खियों द्वारा इन्हें दुर्गंध वाले पुष्पों को अधिक पसंद किया जाता है। ये कीट दुर्गंध उत्पन्न करने वाले इन पुष्पों जैसे जमीकंद, रेफ्लिशिया आदि की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें विशेष प्रकार की महक भी होती है, तो उनमें ऐसे कीट पहुंचते हैं जिनको महक पसंद होती है, सुगंध पसंद होती है। और अगला आता है मकरंद। मकरंद का स्वाद मीठा होता है। इसका स्राव करने वाली ग्रंथियों को हम नेक्टर ग्लैंड्स या मकरंद ग्रंथियां कहते हैं। और ये स्राव मुख्य रूप से युक्त दली दलपुंजों वाले पुष्पों में होता है, जिनमें दलपुंज आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये मकरंद कीटों को, विशेष करके मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
मधुमक्खियाँ परागण का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। परागण कराने में मधुमक्खियों का सबसे अहम रोल होता है। और अगला है परागकण। कुछ पुष्पों के परागकण चिपचिपे या सल्कमय या स्पाइनी होते हैं, जिसके कारण ये कीट के शरीर से आसानी से चिपक जाते हैं और वो जब कीट दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो वहां पर चिपके हुए परागकणों को छोड़ देता है। अगला वर्तिकाग्र। कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित रहता है। चिपचिपा खुरदरा होता है, जिससे परागकण इसकी सतह पर आसानी से चिपक जाते हैं। कीट परागण की क्रिया मुख्य रूप से सैल्विया, मटर, अंजीर, कैलोट्रोपिस, प्रिमरोज आदि अनेक पौधों में होती है। फिर आता है पक्षी परागण। परागण क्रिया कराने में पक्षियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे पक्षी परागण क्रिया को संपन्न कराने में सहायता करते हैं। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागणों में या पक्षी परागण भी बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी परागित पुष्प बड़े, रंगीन, मकरंद तथा अधिक परागकण युक्त होते हैं। सामान्यतः पुंकेसर एवं वर्तिका इन पुष्पों में बाहर की ओर निकली रहती है। पुष्प नलिकाकार प्याले के समान होते हैं, जैसे कि आपने बॉटल ब्रश देखा होगा, बिग्नोनिया देखा होगा आदि में परागण गुंजन पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और भी कई ऐसे पक्षी हैं जो परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम आर्निथोफिली के नाम से जानते हैं, अर्थात पक्षियों से होने वाला परागण आर्निथोफिली कहलाता है। क्योंकि पक्षियों का अध्ययन हम जंतु विज्ञान की शाखा आर्निथोलॉजी में करते हैं, इसलिए पक्षी परागण को आर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आता है जल परागण। वैसे तो कुछ पुष्पी पौधों में चमगादड़ों द्वारा परागण होता है, उसे हम काइरेप्टोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प आकार में बड़े होते हैं, जैसे कि कचनार यानी बहुनिया वेरिगेटा में और किगेलिया में चमगादड़ों द्वारा परागण होता है। तो चमगादड़ों द्वारा होने वाले परागण को हम काइरेप्टोफिली कहते हैं। घोंघा द्वारा भी परागण होता है, जिसको हम मैलेकोफिली कहते हैं। परागण क्रिया घोंघों से संपन्न होती है, जैसे कि अरिशीमा, जिमीकंद, गुलदाउदी आदि में घोंघों से भी परागण होता है, जिसे हम मैलेकोफिली कहते हैं। चींटियों से भी परागण होता है, जिसे हम मिर्मिकोफिली के नाम से जानते हैं। और जैसे कदम्ब, इस प्रकार आपने पढ़ा कि पक्षियों द्वारा परागण क्रिया को आर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया को काइरेप्टोफिली, घोंघा द्वारा परागण की क्रिया को मैलेकोफिली और चींटियों द्वारा परागण की क्रिया को मिर्मिकोफिली। घोंघा द्वारा मैलेकोफिली और चींटियों द्वारा मिर्मिकोफिली कहलाता है। अब आता है जल परागण। जल परागण को हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफिली नाम से स्पष्ट है कि जल द्वारा परागण क्रिया को ही जल परागण कहा जाता है। अधिकांश जल में पाए जाने वाले पौधों में नर पुष्प से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, अर्थात परागकणों को मादा पुष्प तक पहुँचने के लिए माध्यम जल की आवश्यकता होती है। जल के द्वारा ही इन्हें पहुँचाया जाता है, इसलिए जल परागण कहलाता है। जल परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें परागण जल के अंदर होता है, अर्थात ऐसे पौधे
जो पूर्णतया जल में डूबे रहते हैं उन्हें सबमर्ज्ड प्लांट कहा जाता है। तो ऐसे पौधों में परागण की क्रिया भी जल के अंदर ही होती है, जैसे सेरेटोफिल्लम और जोस्टेरा में। दूसरा आता है एपीहाइड्रोफिली। इसे परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, अर्थात कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो ऐसे पौधों में जल परागण की क्रिया एपीहाइड्रोफिली कहलाती है, जैसे बैलिस्नेरिया, लेमना और हाइडिला ऐसे पौधे हैं जिनमें जल परागण की क्रिया एपीहाइड्रोफिली कहलाती है। इसके अलावा कुछ और भी जलीय पौधे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार से जल परागण की क्रिया होती है, जैसे कि बैलिस्नेरिया में जल की सतह पर परागण की क्रिया का पाया जाना। बैलिस्नेरिया में भी और भी पौधे हैं जो जल परागित होते हैं। उसके बाद अब आता है जल परागित पुष्पों में पाई जाने वाली विशेषताएं। पहला है कि जल परागित पुष्प अस्पष्ट, छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। इनमें पराग कण हल्के होते हैं, जिससे जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। और अगला है पराग कण के चारों ओर मोम जैसी वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है। और इनमें वर्तिकाग्र, लंबा, चिपचिपा और गीला होने वाला, ना गीला होने वाला होता है। वैक्स की कोटिंग वजह से गीला नहीं होने पाता। अब है पर परागण से लाभ क्या है। तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें नए गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। अर्थात काफ़ी हद तक पर परागण लाभकारी होता है, क्योंकि इससे हम डिजीज रेजिस्टेंस और हाई प्रोडक्टिविटी वाली किस्मों को बना सकते हैं और हाइब्रिड विगर भी उत्पन्न कर सकते हैं। और पर परागण से हानियाँ क्या हैं। पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। दूसरा, परागित करने वाले साधनों के समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागण होने से रह जाते हैं। और तीसरा, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगला, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध और मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे इनमें अधिक पदार्थों का अपव्यय होता है और इसके साथ ही अधिक ऊर्जा का ह्रास भी होता है। पर परागित पुष्पों, विशेष करके वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वायु परागण के लिए इनको बहुत अधिक संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना होता है। और उत्पन्न हुए परागकणों में अधिकांश परागकण हवा के माध्यम से उड़ते हैं तो इधर उधर नष्ट हो जाते हैं। और पर परागित बीज जो होते हैं वो सदैव संकर होते हैं। अब आता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। इसमें दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला, इमैस्कुलेशन या विपुंसन। इस प्रक्रिया में पौधे पर लगे रहते हुए द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काट कर निकाल देते हैं। इस प्रकार से पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। अर्थात किसी पौधे पर उनके पौधे के पुष्प से पुंकेसरों को हटाना
विपुंसन कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। जब हम किसी पुष्प के पुंकेसरों को काट कर निकाल देंगे तो फिर उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। और दूसरा माध्यम होता है बैगिंग या थैलीकरण। इस प्रक्रिया में बंध्याकृत यानी इमैस्कुलेटेड पुष्प एवं नॉन इमैस्कुलेटेड पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसकी वर्तिकाग्र पर छिड़का दिया जाता है और इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली द्वारा पूर्ववत बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं। बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बंध्याकरण की आवश्यकता केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही जरूरी होता है। इस प्रकार से आपने आज परागण, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। आशा है आपको बताई गई बातें पूर्णतया समझ में आ गई होंगी और अब आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर अपने आप से लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब आपने स्वपरागण और परपरागण दोनों को विधिवत समझ लिया है तो इसके अंतर को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है इसे भी आप लिख लेंगे। इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।